नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े नोएडा के ट्विन टावर तो ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन ये ट्विन टावर कई ऐसे सवाल भी खड़े कर जाएंगे जिनका जवाब जानना जरूरी होगा। सबसे पहला तो ये कि ये टावर आखिर बने ही क्यों। कुछ ऐसे सवाल हैं जी बिजनेस के, उन सवालों के साथ आज हम इस शो के दौरान चर्चा करेंगे। पहला सवाल यही कि ये टावर बने ही क्यों, किसने इजाजत दी, कहां पर गलती हुई, इग्नोरेंस कहां पर हुई, नोएडा अथॉरिटी ने इसे बनते वक्त आखिर क्यों नहीं रोका जब यह अवैध रूप से बन रहा था, जिन अधिकारियों ने इसे मंजूरी दी है, जिनके दस्तखत हैं, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये एक और हमारा सवाल है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत का खामियाजा घर खरीदार आखिर क्यों भुगते, आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि एक होम बायर को इससे क्या सबक लेने की जरूरत है। चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 93A का 32 मंजिला ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। इसके ध्वस्त होते ही उन लोगों के सपने भी टूट जाएंगे जिन्होंने इसमें फ्लैट खरीदा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर के बिल्डर सुपरटेक से फ्लैट खरीदारों को 12% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का भी आदेश दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फ्लैट खरीदार हैं जिन्हें आंशिक रिफंड मिला है, तो कई ऐसे खरीदार हैं जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। सवाल उठता है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी ने ट्विन टावर के निर्माण को लेकर इजाजत किस आधार पर दी। अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक की मिलीभगत पर बड़े अधिकारी आंख क्यों मूंदे रहे। मामले में जितना बिल्डर को जिम्मेदार माना जा रहा है, उतना ही जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी भी है। पहले समझते हैं पूरा मामला। नोएडा अथॉरिटी ने 2004 में एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के तहत 9 मंजिली इमारत के 14 टावर के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। साल 2006 में नोएडा अथॉरिटी ने इसमें बदलाव करते हुए 9 मंजिले की जगह 11 मंजिल के निर्माण के साथ टावरों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी। साल 2009 में अथॉरिटी ने 17वें टावर को भी मंजूरी दे दी। यहीं से ट्विन टावर विवाद की शुरुआत हो गई। बिल्डर की मनमानी से नाराज फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई और लड़ाई 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ले गए। हाईकोर्ट का फैसला RWA के पक्ष में आया। कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। बिल्डर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला RWA के पक्ष में ही दिया और साल 2021 में ट्विन टावर गिराने का आदेश दिया। ट्विन टावर के गिराने की वजहों की बात करें तो RWA की ओर से दलील दी गई कि घर खरीदते वक्त बिल्डर ने जिसे ओपन एरिया दिखाया था, वहीं ट्विन टावर खड़ा कर दिया। ट्विन टावर के पूरे प्रकरण से फ्लैट खरीदारों को एक बड़ा सबक ये मिला है कि कोई भी इन्वेंट्री खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। घर खरीदने से पहले इससे जुड़े लीगल कागजात की पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। लैंड रिकॉर्ड की जानकारी लेने के साथ बिल्डर बायर एग्रीमेंट के सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आपको जानकारी रहे कि बिल्डर कितना ओपन एरिया दे रहा है। इसके बाद फ्लैट का कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR के साथ वैलिड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का भी होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बिल्डर का किस बैंक से टाई अप है, बैंक उस इन्वेंट्री पर लोन दे रहा है या नहीं, ये भी अहम पहलू है। फ्लैट की लोकेशन और पोजेशन को लेकर बिल्डर और बायर के बीच स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद न उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वेंकट राव जी, जो कि एडवाइजर हैं यूपी रेरा के। राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अनीश अग्रवाल, एडवोकेट भी हैं और RWA एमरल्ड कोर्ट की तरफ से वकील भी हैं। अनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। अनीश जी, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। देखिए, जो बिल्डर है, अब उसकी तो बिल्डिंग ढहा दी जाएगी, RWA को जो है संभवतः उसकी ज़मीन वापस मिल जाएगी, लेकिन जो बायर है, जिसने एक आदत घर का सपना देखा था, उसे शायद जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत रीइंबर्समेंट्स मिल जाएंगे या पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन घर तो नहीं मिलेगा। तो बतौर ग्राहक क्या इन बिल्डिंग्स का गिराया जाना, क्योंकि आप संपर्क में हैं तमाम लोगों के, क्या कह रहे हैं, वो संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से या उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी? देखिए, इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन अवार्ड किया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत अच्छा है। तो
मैं नहीं समझता कि किसी बायर को एज सच कोई बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सिर्फ एक बेसिक स्टेटिस्टिक इस मैटर में जो है वो दैट इज कि 650 फ्लैट करीब थे जो कि बिके थे। इन दो टावर्स में मिला के 922 फ्लैट्स हैं, और इसमें से अबाउट 650 फ्लैट्स सेल हुए थे, जिसमें से कि 350 के कॉम्पनसेशन अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड कर दिए गए थे इवन बिफोर दिस ऑर्डर के। तो जब ये ऑर्डर आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था हर किसी फ्लैट बायर को जो कि अपना कॉम्पनसेशन लेकर के जाना चाहता है, वो बहुत पहले ही कॉम्पनसेशन ले सकता था, और जिसने कॉम्पनसेशन मांगा उसको कॉम्पनसेशन मिला। एक्चुअली अगर इस पूरे मैटर की कार्यवाही देखेंगे तो जब इनिशियल स्टेज पे कॉम्पनसेशन बांटा जा रहा था उस समय 1 करोड़ रुपए सरप्लस हो गए थे और कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए वो बिल्डर को वापस दे दिए गए। तो ये कहना कि बायर्स के पास कुछ नहीं था या बायर्स स्टैंडर्ड हो गए, ये करेक्ट नहीं था। सबको कॉम्पनसेशन के साथ पैसे तो ऑफर हो ही रहे थे और अभी भी ऑफर हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बायर्स को खाली छोड़ दिया गया है, और पैसे इंटरेस्ट के सही साथ कह रहे हैं मनीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉम्पनसेशन के टर्म्स में और जो कोर्ट की जो रूलिंग है उनके हिसाब से अनीश जी, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन मिल जाएगा जो पेपर्स पर है। बट मैं कह रहा हूं, मैं एक दूसरा अलहदा सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यही है कि एक आदत घर का सपना लेकर 10 साल पहले, सर 10 साल हो गए इस पूरी लड़ाई को, 2009 के आसपास ही शुरू हुई थी लड़ाई। अब टावर्स गिर रहे हैं, लेकिन एक आदत घर का सपना जो इस बीच में जो उसका नुकसान हुआ है, जो मैं अब इसके नुकसान के मैं उसके दायरे में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक आम ग्राहक जो है वो टावर्स को गिरता हुआ देखेगा तो कहीं उसको राहत मिलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की और फर्जीवाड़े की नींव पर ये टावर्स खड़े थे। लेकिन एक आम ग्राहक के लिए प्रतीकात्मक रूप से ये ट्विन टावर्स बहुत सारी कहानियां दे रहे हैं। वेंकट राव साहब, आप कुछ इस पर प्रकाश डालें। एक ग्राहक के नजरिए से देखिए बहुत बड़ा एक मैटर बन चुका है और पूरे भारत के रियल स्टेट सेक्टर के लिए एक माइलस्टोन की तरह है। एक आम ग्राहक के नजरिए से क्या इसमें अंततोगत्वा उसने पाया सर? देखिए, दो एस्पेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक, आप जो कह रहे हैं कि जिन्होंने उन टावर्स में बुक किया है उनकी बात करें, उनकी बात जायज़ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा भले कॉम्पेंसेशन भी मिल रहा है एंड हैंडसम कॉम्पेंसेशन है जैसे अनिश जी बता रहे थे। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो बुक किया था वो उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी ग्राहकों को देखेंगे जहां उन्होंने जो एग्जिस्टिंग लेआउट में ख़रीदा था, जिनको कुछ उम्मीदों से ख़रीदा था, कुछ सोचा गया था, और एक पूरे एक एक कहूँ एक इरेगुलरिटीज़ के वजह से जो ये नई चीज़ खड़ी हो गई है, तो मेरा मानना है कि ये एपेक्स कोर्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो कोशिश है देने की, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की इलीगैलिटी में अगर जुड़ते हैं, चाहे आप इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली ग्राहक भी इसमें सफ़र कर रहे हैं कुछ हिस्से तक, बट कुछ हिस्सों में वो ग्राहक जो राइटफुल लड़ाई कर रहे थे, जो कानून के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा विक्ट्री है। और वो तमाम ऑफिशियल्स कह लीजिए या तमाम उन तरीके के जो बेनिफिशरीज कोशिश करते हैं, उनके लिए, इन सब के लिए एक मेरे ख्याल से एक सबक देने की कोशिश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और सबक कई हैं इसमें, और ये एक प्रतीक के रूप में, जैसा हम कह रहे हैं कि पूरे भारत के रियल स्टेट सेक्टर के लिए एक माइलस्टोन, एक प्रतीक के रूप में ये ट्विन टावर केस जो है हमेशा हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन मजा तो तब आए। हमारे साथ मनीष कुमार भी जुड़ चुके हैं, सीनियर वीपी हैं NEFOWA यानी कि न्यू एरा फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रतीकात्मक रूप से हमारे सामने ट्विन टावर का पूरा अब एक ये कहानी इतिहास है। जब जब इन टावर्स के ध्वस्त होने के विजुअल्स या तस्वीरें आने वाली पीढ़ियां देखेंगी तो बिल्डर और बाबू की साठगांठ जो थी, जिस पर कोर्ट के दखल के बाद कुठाराघात हुआ है, क्या ये बिल्डर और बाबू की साठगांठ खत्म होगी, टूटेगी? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप आगे? देखिए, ये ट्विन टावर का टूटना एक बहुत बड़ा सबक है बिल्डर्स कम्युनिटी के लिए, और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि बाबुओं का और बिल्डरों का जो साठगांठ है, जिसकी वजह से इलीगल टावर्स खड़े होते हैं या जितना सैंक्शन प्लान होता है उसके और उसके अलावा जो फ्लैट्स बना दिए जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो अथॉरिटी के जो बाबू लोग हैं,
खास करके जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं इससे सबक सीखेंगे और जो इनिशियल लेआउट प्लान है उसमें छेड़छाड़ करने से बाज आएंगे। और बिल्डर भी जो इनिशियल लेआउट प्लान उन्होंने घर खरीदने वाले घर खरीदार को दिखाया था उसमें छेड़छाड़ करने से बाज आएंगे। उसमें अब चेंजेस करके नई टावर खड़ा करना, नए मतलब और ज्यादा फ्लैट्स बनाना, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, हमें ऐसा उम्मीद है, सकारात्मक रुख आएगा। ठीक। अनीश जी, सवाल ये है कि क्या जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनको उनके किए की सजा मिल रही है? देखिए, बिल्डर की तरफ से तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें नोएडा अथॉरिटी के जो कर्मचारी और जो बाबू इसमें सम्मिलित थे, आप लोगों की जो याचिका रही है, क्या उसमें उन लोगों पर कोई कार्रवाई का कोई प्रावधान था? और क्या उन लोगों पर आपकी मंशाओं के मुताबिक कार्रवाई होती हुई दिख रही है सर, या वो बच जाएंगे? देखिए, हम लोगों के पर्सपेक्टिव से तो हम लोग को चाहिए था कि हमारी जो लैंड के ऊपर इन्होंने 2 इलीगल टावर्स बना दिए हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो हम इस बात के बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने हमारी बात मानी और अब इन 2 टावर्स को गिराया जा रहा है। इसके अलावा जो जजमेंट आया है उसमें ये बात बहुत क्लियर है कि इसमें बिल्डर और अथॉरिटी की साठगांठ थी। और जजमेंट में ये भी है कि जो नोएडा के उस समय के ऑफिशियल्स थे, क्योंकि ऑफिशियल्स चेंज होते रहते हैं समय के साथ, जो उस समय के ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है और FIRs एंड डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है उसके ऊपर क्या एक्चुअली एक्शन लिया गया है, क्या नहीं लिया गया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। और ये चीज RWA इतना जोर से परसू नहीं कर रहा था क्योंकि हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव था हम लोग का लैंड वापस लेना। मगर ये कहना कि जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इन द बैकग्राउंड वो सारे के सारे बच जाएंगे, ये शायद सही नहीं हो। ठीक है, वैसे फैक्ट को यहाँ पर रखना भी आवश्यक होगा। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने एक SIT इसमें गठित की थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और इसमें इन्वॉल्वमेंट जो पाया गया 26 ऑफिशियल्स का पाया गया था जो कि अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में कार्यरत थे और इनके खिलाफ FIR लॉन्च भी की गई है। और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि नज़ीर के रूप में ये ट्विन टावर की कहानियां आने वाले इतिहास में सबके लिए सबक बने। लेकिन राव सर, मैं थोड़ा सा, अब क्योंकि रेरा की कहानी बहुत बाद में शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हमारे इस वक्त में इस तरह के फ्रॉड्स नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि उनका वॉल्यूम इतना बड़ा ना हो, लेकिन छोटे छोटी जो परेशानियां एक आम ग्राहक को होती हैं उन पर तो शायद कभी सुनवाई होगी भी नहीं। आप कोर्ट में देख लीजिए, यहाँ पर अनीश जी बैठे हुए, वो बताएंगे कि इस तरह के कितने केसेस हैं जो अभी भी कोर्ट में लंबित है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। रेरा की भूमिका क्या होने वाली है इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए और ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए? दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बिफोर गोइंग इनटू जो आप रेरा की भूमिका की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो इवन डेवलपमेंटल रेगुलेशंस में जो इनकंसिस्टेंसी रही है पॉलिसीज नोटिफिकेशन में, यानी कि कुछ एडिशनल जब कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो एक हाइंडसाइट में आज हम कहते हैं कि वो गलत है, X है, Y है। एक मेरा मानना है कि उसमें ही एक थॉट प्रोसेस और उन ऑफिशियल्स को उसी समय अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत है ताकि इस तरीके के एक बेनिफिट अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए जहां से इस तरीके के बेनिफिट उठाया जाए। पहली बात तो वो है। अब जहां तक रेरा की बात करते हैं, मेरा मानना ये है कि अपार्टमेंट एक्ट के बेसिस में जो ये डेमोलिशन पाया जा रहा है, आपको ऐसे ही प्रावधान, ऐसे ही प्रोविजंस रेरा में सेंट्रल एक्ट के थ्रू लाया गया है। और मैं ये नहीं कहूँगा ये आने से एकदम बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया है, बट हाँ, ग्राहकों को एक क्लियर कट एक वो मेरे ख्याल रिकॉर्ड्स मिला है। और एक जैसे आप एमरल्ड कोर्ट में देखेंगे वो पूरा हाई कोर्ट में जाना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। मेरा मानना है कि रेरा आने की वजह से एटलीस्ट एक फर्स्ट लेवल जो है एक रिकॉर्ड्स अवेलेबल और क्विक रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहा है इवन एक ग्रुप ऑफ अलॉटीज को भी। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। सवाल ये है कि वो कौन सी मानसिकता है। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर इस देश की इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका फलना फूलना बहुत ज़रूरी है,
बिल्डर्स भी मजबूत होने चाहिए, उनको मुनाफा भी अच्छा हो जितना वो काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फर्जीवाड़े के नींव पर कमाया हुआ पैसा, ये खून पसीने का पैसा एक आम आदमी का है जिसमें पूरी जिंदगी की कमाई वो लगा देता है। ऐसी कौन सी मानसिकता है जो ये बिल्डर्स, इस तरह के बिल्डर्स नजरअंदाज करते हैं? उनको किसी बात का डर नहीं है, कानून क्या है, कोर्ट क्या, उनको किसी बात का डर नहीं है। और इसी तरह भ्रष्टाचार की इमारतें न जाने कितनी कितनी तादाद में खड़ी हैं। लंबाई शायद इतनी ना हो कुतुब मीनार या उससे ज्यादा, लेकिन उससे छोटी कम इमारतें भी अभी भी भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में हमारे समाज में हैं, हम सबके आसपास हैं। उन पर कब कुठाराघात होगा, उन पर कब एक्शन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मनीष कुमार जी आपके पास हम आना चाहते हैं। मनीष कुमार जी, आप स्वाभाविक रूप से, और बहुत अच्छी बात है, आप आशावादी हो रहे हैं कि इस तरह के केसेस जो हैं वो आगे नज़ीर पेश करेंगे और आम ग्राहक को कहीं ना कहीं एक आशावादी नज़रिया बनाए रखना चाहिए। लेकिन अपने आसपास आप थोड़ा सा अपने अनुभव से बताइए अपने आसपास, क्योंकि ये केस सर एक जीता जाता क्लासिक उदाहरण है कि किस तरह से बिल्डर और बाबू की साठगांठ के बाद मनी, मसल और मैन पावर के बलबूते ये सारा का सारा अंजाम दिया जाता है। जैसा मैंने कहा, ये कहानी बड़ी है इसलिए हम सबको बड़ी लग रही है, लेकिन जिनके छोटे छोटे फ्लैट्स में बालकनी का इश्यू है, आपके छोटे छोटे लेआउट प्लान जिसका आपने जिक्र किया, उनमें जो छोटे छोटे फ्रॉड्स हो जाते हैं, बोला कुछ और जाता है, वादा कुछ और किया जाता है, जब आपको ऑफर किया जाता है, जब पोजीशन तक आते आते पूरी कहानी ही बदल जाती है। और कई बार तो वो ऐसे ऐसे इश्यूज जो है वो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप अपने अनुभव से बताइए, ये जो पूरा भ्रष्टाचार घुसा हुआ है अंदर तक, क्या आप फिर भी आशावादी हैं कि वहां तक जाकर सबक मिल पाएगा लोगों को? देखिए, जैसा कि एमरल्ड कोर्ट में आरडब्ल्यूए ने हिम्मत दिखाई, मैं वाकई बोलूंगा हिम्मत दिखाई, क्योंकि जब कोर्ट जाने की बात होती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं कि कौन कोर्ट जाए, कौन लड़ाई लड़े, लेकिन हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर बिल्डरों से लड़ना है तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर्स देती है। यह ट्विन टावर का गिरना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चाई की जीत होती है। जो लॉज को, जो रूल्स को, एग्जिस्टिंग लॉज को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ यही होएगा। और अगर हम बात करें छोटी छोटी चीजों की, तो जैसे अगर हम फ्लैट जब लेते हैं उसमें बताया जाता है कि हमारा एरिया ये होएगा, हमारे जैसे बालकनी ये होएंगे, लेकिन जब फ्लैट मिलता है तो उसमें हम देखते हैं कि फ्लैट का एरिया थोड़ा कम है, बालकनी का साइज पहले जो बताया था उससे साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन पेमेंट उसके बदले में बहुत ज्यादा ले रहा। सोसाइटी में बता रहा है कि जो है तो हमारे ये क्लब होंगे, क्लब में जो है ये फैसिलिटीज होंगी, वो सारा कुछ नहीं होता। इवन जब हम सोसाइटी में रहने लगते हैं तो मेंटेनेंस चार्जेस जो है तो हमसे बहुत किया जाता, लेकिन उसके मुकाबले में जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज बिल्कुल नहीं मिलती, ना के बराबर सर्विसेज मिलते हैं। और अगर हम अवैध निर्माण की बात करें तो ऐसा कोई भी बिल्डर अछूता नहीं है जिसने की थोड़ा बहुत इलीगल फ्लोर्स नहीं खड़े किए। बिल्कुल, जो इनिशियल प्लान बताया गया उसमें एडिशन नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी बिल्डर एनसीआर में नहीं है। एब्सोल्युटली। अनीश जी, आप जरा अपना अनुभव बताइए, आप तो बड़े लंबे समय से वकालत के पेशे में हैं। कैसे कैसे और किस किस तरह के मामले अभी भी एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं? जैसा कि यहाँ पर आरडब्ल्यूए ने संगठन बनाया, संगठन शक्ति दिखाई, एकजुटता दिखाई, फाइट बैक किया और उसको कंसिस्टेंटली लगे रहे उस फाइट पे, उसको छोड़ा नहीं, रुके नहीं, थके नहीं। लेकिन आज भी हम देखते हैं, आप खुद दो चार होते होंगे इस तरह के ग्राहकों से जो थक जाते हैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। बाय द वे, अपने दर्शकों को हम बता दें, शुरू में भी हमने कहा था कि ये भी कोई रातों रात कार्रवाई नहीं हुई है, इसमें भी 10 साल लग गए पूरे लिटिगेशन के। तो 10 साल कम नहीं होते हैं। इतनी लंबी लंबी अगर प्रक्रियाएं चलती रहेंगी तो न्याय में देरी, कहते हैं कि न्याय न मिलने के भी बराबर है। आप अपने अनुभव से बताइए सर कि किस तरह के आप अनुभव दो चार होते हैं जो ग्राहक आते हैं आपके पास, किन किन परेशानियों में फंसे हुए हैं आज भी ग्राहक? आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और इसमें बेसिकली क्या है कि जो मैटर आते हैं हम लोग के साथ, वो कई तरह के होते हैं इस सेंस में कि कुछ होते हैं जो नए जो कानून बने हुए हैं उनके पहले के होते हैं और कुछ कानून जो नए बने हुए हैं उनके बाद के होते हैं। जो मैटर कानून बनने के बाद वाले मैटर होते हैं उनमें तो इन कानूनों का ज्यादातर बेनिफिट मिल पाता है, पर बहुत सारे मैटर्स में उनका बेनिफिट लेना डिफिकल्ट हो जाता है। तो
ये तो डिपेंड करता है मैटर के ऊपर कि किस ग्राहक की कैसी परेशानी है, पर अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ही सकारात्मक है और बहुत ही बायर के फेवर में है। जैसे यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 में आया है और ये रेरा 2016 में आया है, 17 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। इसके पहले इस तरह के मामले जिसमें कि एडिशंस नहीं किए जा सकते विदाउट सैंक्शन, या फिर अगर किसी को जो मेंटेनेंस की बात उठाई गई है उसमें जो बायर्स हैं उनको मेंटेनेंस हैंडओवर करना पड़ेगा या सोसाइटी हैंडओवर करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें बहुत सारे स्टेट्स में एग्जिस्टिंग नहीं थी बिफोर रेरा। तो ये सारे ऑब्वियसली मैटर्स बहुत ही सकारात्मक है। अब जो लोग हम लोग के पास आते हैं उनसे मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप एकजुटता दिखाएं, क्योंकि अकेला जो चलेगा वो जनरली थक जाता है। जैसा आपने सही कहा है कि बहुत सारे जो होम बायर्स होते हैं वो थक जाते हैं, मगर अगर कोई एकजुट होकर के चलेंगे तो वो नहीं थकते हैं। हमारे केस में पूरा आरडब्ल्यूए 10 साल तक साथ में रहा है। इतनी लंबी बोझिल, अनीश जी, इतनी लंबी बोझिल और थकाऊ प्रक्रिया क्यों है सर? कोई अपने न्याय के लिए आखिर वो डिजर्व करता है क्या थकना? उसके लिए तो सहूलियत होनी चाहिए। उसको तो कहना चाहिए कि हाँ आप आइए, आप विसिल ब्लोअर हैं, आप आइए, स्वागत है आपका। इतना थकाऊ हमारी ये सिस्टम क्यों है सर? देखिए, ये कहना कि सिस्टम थकाऊ है ये बहुत आसान है और किसी को भी दोष देना बहुत इजी है, मगर फैक्ट यही है कि इंसान को हर कदम पे और अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नहीं, मैं देखिए सर, मैं अधिकारों के लिए जागरूक नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना, लेकिन मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। आप शुरुआत कीजिए। जिस दिन आदमी घर लेने जाता है वो सबसे पहले एग्रीमेंट उठाता है। क्या वो एग्रीमेंट की लैंग्वेज होती है? क्या उसको समझ में आता है? एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए उसको 2-2, 3-3 एडवोकेट हायर करने पड़ते हैं, वरना उसमें बिल्डर तो अपने मर्जी का जो भी लगा रहा है वो चला जाता है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब कोई विवाद होता है और मामला कोर्ट में पहुंचता है तब जाके पता चलता है ग्राहक को कि अरे, जिस एग्रीमेंट पे मैंने साइन किया है उसमें तो ये ऐसे क्लॉज थे जो कि पूरी तरह से झुके हुए हैं बिल्डर के पक्ष में। तो सर, सिस्टम में प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो जाती है और फिर हम आगे तो हम क्या उम्मीद करें। लेकिन मैं यही कह रहा हूं वेंकट राव सर, क्या हम इस सिस्टम को स्मूथ बना सकते हैं? हम कह रहे हैं आम ग्राहक के लिए साहब ये सबक, बिल्डर के लिए ये सबक, मैं समूचे सिस्टम के लिए क्या कोई सबक ये ट्विन टावर का धराशायी होने की तस्वीरें देंगी? डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि एक मैसेज जाना ज़रूरी था जो कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने दिया है। और मेरा मानना है कि देखिए, जब इस तरीके के इतने बड़े फैसले होते हैं और इतना बड़ा इम्पैक्ट रहता है, वो कई लोगों को एक उदाहरण के तरीके से काम आता है। मान लीजिए कोई भी, इवन बिल्डर हो या कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो, वो नहीं चाहेगा कि अगर मैं 100 रुपये लगाऊं और वो यही चाहेगा कि मैं 200 कमाऊं, 300 कमाऊं। वो कोई ये नहीं चाहेगा अगर उसको कहे कि आप 100 रुपये आज लगा दीजिए, 400 रुपये आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नोबडी विल डू इट। इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स है वो इसी बात को इस्टेब्लिश करती हैं कि येस, जहाँ कहीं पे भी इस तरीके का फियर है वहाँ वो ना इन्वेस्ट करेगा, ना वहाँ ऑफिशियल से कोई गड़बड़ी होगी, ना कोई बिल्डर से होगी। और इवन जो ग्राहक ये देखे बगैर मानना है कि उसने अगर इन्वेस्ट किया हो और आज उसे सिर्फ कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तो वो भी पूरी तरीके से सतर्क होकर उस चीज़ में लेने की कोशिश करेगा। जब ये पूरा वैल्यू चेन इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के वजह से या इस टाइप के एग्जांपल्स के वजह से टाइटन हो जाता है, तो आप जो बात कर रहे हैं ग्राहक की, वो नेचुरली जब इस तरीके की बातें उससे होती है तो उसे पता है कि अरे मैंने इन्वेस्ट किया, आज देखिए मुझे कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। तो वो जब इन्वेस्टमेंट से पहले ही वो सारे चीज़ें देख दाख के इन्वेस्ट करेगा। जब वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, बिल्डर बनाएगा नहीं। तो ये एक देखिए एक प्रक्रिया है। और जहाँ तक आप बात करते हैं एग्जाम्पल की, जहाँ तक आप बात करते हैं सिस्टम टाइटन होने की, मेरे ख्याल से जस्टिस में ज़रूर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और वही है, उस वजह से कुछ डिलेज रहती हैं। और मैं सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि बार बार कोर्ट के दखलंदाजी के बाद ही क्यों इस तरह के मामले जो हैं वो एक तरह से सॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ तो पार्शियली सॉल्व होते हैं, बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिनका संपूर्ण निपटारा हो जाता है। लेकिन कोर्ट के दखल के बिना तो कहीं सुनवाई है ही नहीं सर। हमारे पास रेरा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी भी रेरा को उतने अधिकार मिले नहीं है कि हम उनसे पूर्ण सुरक्षा की गारंटी ले पाएं। बिल्डर्स का आप देखिए क्या रवैया है,
उनका 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 क्या एटीट्यूड रहता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये रियल एस्टेट सेक्टर सर सबसे ज़्यादा, एक कृषि के बाद अगर कोई इस देश में सबसे ज़्यादा जॉब दे रहा है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। और उसमें अगर इस तरह के नेगेटिव खबरें आती हैं तो फिर समूचे सेक्टर के लिए वो ठीक नहीं है, इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव तभी होगा जब बिल्डर्स की तरफ से ईमानदारी बरती जाएगी। पैसा छोड़ दीजिए, मार्जिन थोड़ा सा कम कर लीजिए, कोई बात नहीं, ईमानदारी से काम करिए, आपकी भी बरकत होगी और ग्राहक का भी भला होगा, उसके भी सपने पूरे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम अगर आपके एंड से है तो फिर हम किस तरह के भविष्य की उम्मीद करें रियल एस्टेट सेक्टर की, बड़ा सवालिया निशान में रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। अनीश अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनीष कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वेंकट राव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।